स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रितु जी के जीएस स्टडी अड्डा में। फ्रेंड, आज की हमारी टॉपिक है घूर्णन गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए। और अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे जिससे आपकी हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होती जाए और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो आइए फ्रेंड, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए फ्रेंड, हम पहले ये जानते हैं कि घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो देखिए, हम बताते हैं किसी पिंड में घूर्णन गति के कारण घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब टॉपिक चल रहा है, आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। किसी पिंड में घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी पिंड में घूर्णन गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, हम मान लेते हैं कोई पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जो पिंड है हमारा वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है तथा एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी अक्ष के परितः जो है घूम रहा है। पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा ही होगा, लेकिन उसका रेखीय वेग जो होगा v वो भिन्न भिन्न होगा। ये बात जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखने योग्य है। आप इस बात को ना भूलिए कि पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग ओमेगा एक ही होगा, जबकि या परंतु उसका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होगा। हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब हमने पढ़ाया था आपको टार्क्यू एंड मोमेंट ऑफ एनर्शिया के बीच का रिलेशन जब हमने बताया था, तो उसमें भी हमने बताया था कि उसका कोणीय त्वरण जो है वो एक ही होगा, लेकिन उसका रेखीय त्वरण भिन्न भिन्न होगा, हमने ये बताया था। और इसमें हम बता रहे हैं आपको कोणीय वेग ओमेगा सेम होगा, एक समान होगा, जबकि उसका रेखीय वेग v भिन्न भिन्न होगा। तो आइए फ्रेंड, इसको लिखते चलते हैं। माना कोई पिंड छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तथा एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी अक्ष के परितः जो है घूम रहा है। एक समान कोणीय वेग ओमेगा से किसी अक्ष के परितः जो है घूम रहा है। वैसे में पिंड के सभी कणों का
सभी कणों का कोणीय वेग जो है ओमेगा एक ही होगा। परंतु उनका जो रेखीय वेग है वो भिन्न भिन्न होगा। अब मान लेते हैं विभिन्न कणों के द्रव्यमान जो है m1, m2, m3 डॉट डॉट हैं तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः क्या है r1, r2, r3 डॉट डॉट हैं। यदि इन कणों के रेखीय वेग जो है क्रमशः v1, v2, v3 डॉट डॉट हो तो m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग, पहले लिखते चलते हैं, फिर से मान लेते हैं विभिन्न कणों के द्रव्यमान m1, m2, m3 डॉट डॉट तथा घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 डॉट 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 हैं। यदि इन कणों का जो रेखीय वेग क्रमशः v1, v2, v3 डॉट 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 हो तो m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग क्या होगा? m1 द्रव्यमान के कण का रेखीय वेग v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 ओमेगा। फॉर्मूला हमने बहुत पहले भी आपको बताया था। तो रेखीय वेग हमारा हो गया v1 इक्वल टू r1 ओमेगा। तो m1 द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा K1 इक्वल टू क्या हो जाएगी? हाफ m1v1 स्क्वायर। अब हमने आपको इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से v1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1 इन इक्वेशन नंबर 2, K1 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? हाफ m1 r1 ओमेगा K1 इक्वल टू क्या हो गया? हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसी प्रकार फ्रेंड अन्य कणों
m2 m3 डॉट डॉट, मतलब इन लोगों की गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी। इसी तरह मतलब m2 m3 की गतिज ऊर्जा क्या होगी उसको हम निकाल लेते हैं। सिमिलरली अन्य कणों की जैसे m2 m3 डॉट डॉट की गतिज ऊर्जाएं क्या हो जाएंगी क्रमशः। K2 इक्वल टू क्या हो जाएंगी, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और K3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ m3 r3 ओमेगा r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अतः पूरे पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी फ्रेंड, अतः पूरे पिंड की गतिज ऊर्जा K इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस डॉट 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 प्लस K2 की वैल्यू हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। इसमें देखिए फ्रेंड हमारा क्या क्या एकदम सेम है, सेम सब में मिल रहा है, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। क्या है हमारा, हाफ ओमेगा स्क्वायर। बाकी हम सबको अलग अलग लिख लेते हैं, जो हमारा कॉमन था उसको हम ले लिए, बाकी को हम लिख देते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये फ्रेंड वैल्यू किसकी है, हमने कई बार आपको बताया है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये वैल्यू किसकी है। हमने पिछले वीडियो में भी कई बार बताया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हाफ ओमेगा स्क्वायर, इसको हम पहले शॉर्ट में लिख लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m r स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। और सिग्मा m r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, I। लाइए यहाँ पे एक लाइन लिख दें क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा। वेयर सिग्मा m r स्क्वायर इक्वल टू I। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः क्या है, ये जड़त्व आघूर्ण। पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण, या इसको लिख सकते हैं K इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर। और हम I की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, टू के अपान ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा हो गया जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला एक, और ये हो गया घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड अगर हम लिखे होंगे आपको नहीं दिख पाया होगा तो उसके लिए सॉरी, बट अब हम बता देते हैं। यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाल ली है, तो I इक्वल टू हमारा 2k अपान ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमारा ये जड़त्व आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। यहाँ से जड़त्व आघूर्ण भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, यदि ओमेगा बराबर हमारा 1 हो तो
यदि हमारा ओमेगा इक्वल टू 1 हो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2k। यदि ओमेगा इक्वल टू 1 तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2k। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूमते समय उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर होता है। क्या हो जाएगा? एक बार हम फिर अच्छे से बताते हैं। किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूमते समय उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर होता है। लिख देते हैं फ्रेंड, और टॉपिक जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण उसी अक्ष के परितः एकांक कोणीय वेग से घूमते समय उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के दोगुने के बराबर हो जाता है या बराबर होता है। उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने अब फ्रेंड हम आपको बताएंगे लुढ़कते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। कोई पिंड जो है लुढ़कते हुए आ रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती। पहले हम बताते हैं लुढ़कना क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड, लुढ़कना क्या होता है उसके बारे में पहले हम बताते हैं। यदि पिंड अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करने के साथ साथ स्थानांतरी गति भी कर रहा है तो इस प्रकार की संयुक्त गति को पिंड का लुढ़कना कहते हैं। हम आपको क्या बता रहे हैं पहले हम वो तो लिखते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं लुढ़कते पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड, पहले लुढ़कना क्या होता है, लुढ़कना किसे कहते हैं, ये होता क्या है। यदि पिंड अपने अक्ष के परितः यदि पिंड अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करने के साथ साथ स्थानांतरी गति भी कर रहा है तो इस प्रकार की संयुक्त गति को लुढ़कना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए, चलती हुई साइकिल का पहिया, चलते हुए स्कूटर का पहिया इत्यादि बहुत सारा होता है। तो आइए हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। यदि पिंड
अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति करने के साथ साथ घूर्णन गति कर रहा है, उसके साथ साथ जो है स्थानांतरी गति भी कर रहा है। अब स्थानांतरी गति क्या होता है ये फ्रेंड हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। तो इसके आप स्थानांतरी गति जानने के लिए आप लोग पिछली वीडियो में एक बार जरूर देखिए, पिछली वीडियो को ओपन करके। करने के साथ साथ, जिससे आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। स्थानांतरी गति भी कर रहा है। तो इस प्रकार की संयुक्त गति को पिंड का लुढ़कना कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए चलती हुई साइकिल का पहिया। और चलते हुए स्कूटर का पहिया, और बहुत सारा भी होता है। अब देखिए फ्रेंड, लुढ़कते हुए पिंड में घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। लुढ़कते हुए पिंड में घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा दोनों ही होती है। घूर्णन गतिज ऊर्जा उस अक्ष के परितः होती है जो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है, जबकि स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा होती है। अतः लुढ़कते पिंड की कुल गतिज ऊर्जा क्या होगी? K = घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस स्थानांतरित गतिज ऊर्जा। डिफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है फ्रेंड कि लुढ़कते हुए पिंड में घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा दोनों होती है। ये हमारा डिफिनेशन से ही क्लियर हो गया। लुढ़कते हुए पिंड का लुढ़कना किसे कहते हैं, लुढ़कना के डिफिनेशन से ही ये क्लियर हो गया कि उसमें कौन कौन सी ऊर्जाएं हमारा सम्मिलित होती हैं। तो उससे तो पता चल जाता है। अब देखिए, घूर्णन गतिज ऊर्जा उस अक्ष के परितः होती है। कहाँ होती है? उस अक्ष के परितः होती है जो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है, जबकि स्थानांतरिय गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा होती है। बहुत अच्छी टॉपिक है फ्रेंड। लुढ़कते हुए पिंड में घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा दोनों ही होती हैं।
घूर्णन गतिज ऊर्जा कहाँ होती है? घूर्णन गतिज ऊर्जा उस अक्ष के परितः उस अक्ष के परितः होती है जो उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाती है। होकर जाती है, जबकि स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा कहाँ होती है? जबकि स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा उसके द्रव्यमान केंद्र की ऊर्जा होती है। केंद्र की ऊर्जा होती है। अतः फ्रेंड, लुढ़कते पिंड की कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? K इक्वल टू घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा अभी हमने आपको बताया कि घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। आई ओमेगा स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर। जहां पे देखिए फ्रेंड, m पिंड का द्रव्यमान है, m जो है पिंड का द्रव्यमान है, v जो है पिंड का रेखीय वेग है, I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है, और ओमेगा क्या है? बहुत अच्छे से आपको पता होगा, कोणीय वेग। तो फ्रेंड, आज की टॉपिक हमारी यहीं ख़त्म होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो कहीं समझ में नहीं आई हो, कहीं पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, जिससे हम आपके लिए इससे बेटर और मतलब अच्छे से वीडियो लेकर आ पाएँ। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।